अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस चेक के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे महंगाई पर। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। किस तरीके से एक गरीब इस मुल्क में सर्वाइव करेगा, आज हम इसी पे बात करेंगे। जितनी शदीद महंगाई होती है आवाम उतना ही मुतासर होती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट अदीबुज़्ज़मान सफ़ी, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे इस बारे में कि मुल्क में महंगाई की आखिर क्या वजह है, इतनी वजूहात क्यों है महंगाई बढ़ने की। ये वही इमरान खान है जो कि कहते थे कि जी कंटेनर में खड़े होकर कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो आपका वज़ीर आज़म चोर है। तो इसी पे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। क्या हाल चाल है जी आपका? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। अदीब साहब, आपने भी मेरा सवाल सुना होगा। ये वही इमरान खान हैं जो कि कंटेनर्स पे खड़े होकर कहते थे कि भाई सब कुछ महंगाई बढ़ेगी तो आपका वज़ीर आज़म चोर है। अब आप देखें पेट्रोल की कीमतें और भी बाकी ज़्यादा चीज़ें हैं वो जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। ये इसमें दो राय नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कोई अलार्मिंग सिचुएशन मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप तज्ज़िया करें हर दौर में जो इन्फ्लेशन रहा है अभी भी उसी इन्फ्लेशन रेट से बढ़ रही चीज़ें। और ये ज़रूर है कि अपने कौल के मुताबिक वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी कई वजूहात हैं। पेट्रोल का आपने जिक्र किया। पेट्रोल का मेन वजह तो यही कि इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो यहाँ भी बढ़ जाती हैं। और हमने देखा कि इस दौर में पेट्रोल की कीमतें कम भी हुई और काफ़ी हद तक कम हुई, 10-10, 11-11 रुपए तक नीचे गई। तो उस वक्त तो किसी को शोर नहीं मिलता। तो बात यह है कि वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। आई मीन, आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल सही है कि आवाम बहुत परेशान हो गई है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इसमें जो दूसरा पार्ट है कि वज़ीर आज़म की इसमें कितनी शमूलियत है, इसमें और पिछले वज़ीर आज़म में बड़ा फ़र्क है। वो बड़ा क्लियर था कि वहाँ पर जो वजूहात थी उनकी बुनियाद कुछ और थी। यहाँ पर सिंसेरिटी है, कमिटमेंट है कि इसको हमने हल्का करना है और रिलीफ भी दी जा रही है। अभी पेट्रोल की जो लेवी था वो कम कर दिया ताकि पूरा आपको प्रेशर ना पड़े आवाम पर। तो जो भी मुमकिन इक़दाम है गवर्नमेंट की तरफ से वो किए जा रहे हैं, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी जो उसमें मेरी नज़र में जो पॉइंट है कि वो माफियाज़ जिनके ख़िलाफ़ आपने इंक्वायरी करवाई, शुगर माफिया तो ये और दूसरी जो प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं, उनको अभी तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया, जिसमें आपकी जुडिशल सिस्टम का भी फॉल्ट है। क्योंकि जब आप वहाँ कोर्ट में लेके जाएं तो टेक्निकल ग्राउंड्स पर उस पर उनको बेल मिल जाती है, उनको फारिग हो जाते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं। चाहे वो पीटीआई के शुगर माफिया हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तो वो उन्होंने अपना लाइन सीधी की हुई है और वो वहाँ से टेक्निकल रिलीफ ले लेते हैं। आगे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाता है, लेकिन बहरहाल टेक्निकल वजूहात की बिना पर उन्हें रिलीफ मिल जाता है और आवाम को कुछ नहीं मिलता। सो एक वजह ये हो गई। दूसरी जो आपकी जो सप्लाई और चेन मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसका भी इसमें अमल दखल आ जाता है। तो ऑल इन ऑल ये सूरत हाल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है किसी भी सूरत में, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ का एहसास है और गवर्नमेंट इस चीज़ को काबू करने की कोशिश कर रही है। किस हद तक काबू हुआ है ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि अभी जो बजट आएगा या जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें उम्मीद की जा रही है कि बेहतर होगा। डॉलर की भी आपकी जो कीमत है वो अभी 2 रोज़ में कम हो गई है, 2 रुपए के, बिकॉज कुछ पैसे आपको सऊदी अरेबिया ने दिए। तो आप देखें ना, मल्टी फैसेट प्रॉब्लम्स हैं। तो उनको यकजा करके जो असरात मुरतब हो रहे हैं उस पर एकदम से काबू पाना मुश्किल है। बहरहाल मुझे ये यकीन है कि जहाँ भी रिलीफ मुमकिन हो सकेगा वो गवर्नमेंट करेगी। लेकिन अभी आपने बात की कि पेट्रोल लेवी कम कर दी गई है, लेकिन अगर अभी आप देखें तो ये तीसरी मरतबा बिजली की कीमतों में मजीद फिर से इजाफा करने की तजदीद कर दी गई और आज तो बढ़ा भी दिया गया है बिजली के, मतलब इजाफा कर दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं इस बारे में कि ये एक तो पेट्रोल तो पहले ही बढ़ गया था, सोने की कीमतें ऊपर होती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो महंगाई में मजीद इजाफा होता है, डॉलर भी बढ़ता रहता है। ये अगर हम बात करें बिजली की तो एक आम आदमी जिसके घर में रोज़ का कमाने वाले चले 1000 2000 मंथली, वो कैसे पेमेंट करेगा किसी चीज़ की जब आपके पास इतना बिल आएगा, आप इतना बढ़ा कर भेजेंगे, कैसे सर्वाइव करेगा वो? बिजली भी आपकी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, कीमत बढ़ रही है और
अगेन अगर इसका तजिया किया जाए बहैसियत सिंसियर कमिटमेंट उसके साथ, तो वो जो जिस अरेंजमेंट के तहत जो बिजली खरीदी जा रही है आईपीपी से, जो आपने 10 साल के लिए 12 साल के लिए करके चले गए, उनसे आपने पैसे वैसे खा के बैठ गया, वो चाहे बिजली प्रोड्यूस करें या ना करें, उनको आपने पेमेंट करनी है। अब बहुत सारे मुख्तलिफ उन्होंने इक़दाम किए हैं गवर्नमेंट ने, जो मुख्तलिफ सोर्स में बिजली आ जाएगी, लेकिन अभी उन्होंने जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको भी उन्होंने इम्प्रूव करने के लिए पैसे मकदस कर दिए। लेकिन जो असरात मुरतब हम लोग जो भुगत रहे हैं अभी 3 साल में, वो इनकी इक़दाम की वजह नहीं है, वो जो पिछले करके गए उनके हम भुगत रहे हैं। इनका दाम तो आगे वाले आगे भुगतेंगे ना कि किस हद तक। और अगर उन्होंने जो राह इख्तियार की है और जिस तरीके से ये आगे जा रहे हैं, उसमें उम्मीद यही है कि अब इससे मज़ीद बदतर नहीं होगा, कुछ बेहतरी के आसार नजर आएंगे जाके। तो मतलब आप समझते हैं कि पिछले वालों ने खजाने जो है वो सारे खाली कर दिए थे, अब को थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ब्लैक एंड वाइट हार्ड कॉपीज एग्रीमेंट्स की पड़ी हुई हैं गवर्नमेंट के पास, जो उन्होंने आईपीपी के साथ की, एलपीजी की जो उन्होंने डील की थी, और वो बेशरम बेगैरत के तरीके से वो आके मिस्टर प्रीवियस जो प्राइम मिनिस्टर थे अब्बासी साहब, वो आगे कहते नहीं हमने तो ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। सब कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो अपनी तरफ से इंसान गढ़ रहा है। तो उनकी रोशनी में उन नेगेटिव्स को, जो बकौल के वो किसी साहब ने बड़ा अच्छा कहा था कि इसाक डार साहब जब यहाँ से गए तो जगह जगह टाइम बम बना के चले गए थे, वो हर थोड़ी देर बाद एक ये फटता है फिर ये हो जाता है, तो जो पूरा इकॉनमी आपकी थी उसको उन्होंने सबटाश किया हुआ था। और वेरियस एग्रीमेंट्स एंड वेरियस MOUs ऐसे साइन किए थे जिसके बिना पर वी हैव ऑलवेज कोई ना कोई चीज़ आपके सामने आ रही होती है। नेपरा को करना, जो बिजली का मसला आ जाता है, कभी पेट्रोल का मसला, तो चल रहा है। लेकिन ये 3 साल गुजर चुके हैं, अब उम्मीद यही कि अब आखिरी 2 सालों में उसको सही तरीके से करेंगे। और फिर मेरा तो वो है कि आई विल बी वेरी वेरी सीरियसली क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट अगर नेक्स्ट 5 ईयर्स में इनका जो है यही रवैया रहा। बिकॉज 2-3 चीज़ें हैं जिनको करनी ज़रूरी हैं। ये जो माफियाज हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करनी ज़रूरी है। और एक प्रोग्राम में मैंने कहा है, मेरी नज़र में, और आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ, मेरी नज़र में ये पोजीशन आ गई है, जैसे आपने कहा था कि इतनी गंभीर सिचुएशन कर दी है हर मुख्तलिफ चीज़ों को मिला के, कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस पाकिस्तान, दीज 3 पीपल, इनको चाहिए ये बैठे और ये सही मानों में इस चीज़ को टैकल करें। और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंटेशन नहीं कि जी चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो उनको नहीं बता सकता। आप तीनों का मेरी नज़र में अंडरस्टैंडिंग यही कि तीनों चाहते हैं कि मुल्क बेहतर तरीके से गवर्न हो, तीनों चाहते हैं कि जो जराइम को कम किया जाए। तो जब तीनों का मकसद एक है तो दे मस्ट सिट टुगेदर विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, और बोले जी आप ये हो गया, इसको हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे। हाँ, देखिए सिक्योरिटी के एस्पेक्ट जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लीगल एस्पेक्ट जो है चीफ जस्टिस, और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, ये दे हैव टू सिट टुगेदर। इनको जब तक बैठ के काम नहीं करेंगे ये इसी तरीके से चलता रहेगा। वो एक आदमी आके बेल लेके चला जाएगा, दूसरा आएगा, उसको आप उनको बोले डोंट गिव बेल, तो आप ये टेक्निकल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। तो वी हैव गॉट टू सी वेरी क्लियर कि इन तीनों को आप बैठ के एक मुत्तहदा लाहेमल इख्तियार करें, और ताकि मुल्क को इस बहरान से निकाला जा सके। इसके अलावा बात करते हैं हुकूमत के खिलाफ TLP भी जो है वो जगह जगह मुजाहरे कर रही है, जलाओ घेराव है, इंटरनेट सर्विस वहाँ पे मुअत्तल कर दी गई है, कारोबार भी बंद कर दिया गया है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही तरीका है इस तरीके से हुकूमत को गिराने के लिए? देखिए TLP के बारे में तो मैं कुछ कहूँगा तो वो वहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आएगा, तो यहाँ पर उनके जो सपोर्टर्स हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। देखिए पाकिस्तान में नामूस रिसालत का न कभी कोई प्रॉब्लम था, न है, न होगा। हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सब उसके सिपाही हैं, सब उसको डिफेंड करें। तो ये इनका जो धरना है या जो एहतजाज है ये बेमाने बेमकसद है, ये नामूस रिसालत नहीं है, ये नामूस रिज़वी है। उनको निकालने की आप कोशिश करें। और अफसोस की बात ये कि जितने भी हमारे अवाम उनके साथ जा रहे हैं उनको मिसगाइड किया गया। उनको मैंने अभी किसी प्रोग्राम में सुना था, वो TV उस पर मस्जिद को दिखा रहे हैं, मस्जिद से ऐलानात हो रहे हैं और उनको उकसाया जा रहा है। तो ये सारा का काम जो है ये जानबूझ के किया जा रहा है। और इसका एक जो बहुत इम्पोर्टेंट
पहलू है जो अभी तक लोगों के आम समझ में नहीं आ रहा। ये इंटरनल जो है डायनेमिक्स, इसका ताल्लुक बाहर से है। इनको फंडिंग क्या आ रही है बाहर से इस काम करने की। देखें, पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसा स्टैंड लिया है अमेरिकन के खिलाफ, बाहर के खिलाफ, जो आज तक किसी ने नहीं किया था, किसी फौजी ने भी नहीं किया था, किसी को भी नहीं। ही जस्ट सेड एब्सोल्युटली नॉट, मैं नहीं करूँगा ये। तो अब उसकी कीमत अदा करने के लिए अमेरिका जो है उनका CIA नेटवर्क यहाँ काम कर रहा है, रॉड नेटवर्क काम कर रहा है, MI6 इंग्लैंड के, ये सारे के सारे मिले हुए, और वो तमाम तर उन चीज़ों को उकसा रहे हैं, उन चीज़ों को कर रहे हैं जहाँ से आपकी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये इससे पहले भी हुआ है और उसके बाद वो माफ़ी तलाफ़ी हो गई और फिर आगे चल पड़े। तो इसमें मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की भी कमज़ोरी थी। इस चीज़ में आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। एज मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मिस्टर शेख रशीद साहब, यू हैव टू गो अंडरस्टैंड की डिफरेंस बिटवीन एंटी स्टेट एंड एंटी गवर्नमेंट। ये एंटी स्टेट आप बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। और अभी भी मैं यही चाहूँगा कि जिनको पकड़ा है उनको, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक प्रोग्राम में मैंने कहा कि जो उस मस्जिद से जहाँ से ऐलान होता, सिक्योरिटी फोर्सेस शुड गो देयर, उस आदमी को पकड़े जो ऐलान कर रहा और सबके सामने गोली मारे उसको, सबके सामने गोली मारे, सो दैट लेट द पीपल नो कि हम हमारे पास लोगों को भड़काने, ये दिस इज एक्ट ऑफ ट्रीजन। आप भड़काने वाली बात किसी भी कायदे कानून के मुताबिक नहीं हो सकती। तो अब आप उनको आप कोर्ट में लेके जाएंगे, वो वहाँ से बेल लेके आ जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने जो 3 दफ़ा गलती की है, एक वो लाल मस्जिद पर जब मुशर्रफ साहब ने किया, उसके बाद में फिर चीफ जस्टिस साहब आके उन्होंने सबको बहाल कर दिया, खुद तो चले गए, सबसे बड़ा फ्रॉडी तो वो खुद थे वो। उसके बाद हम लोग उसको फिर दोबारा से लाल मस्जिद अब तैयार हो रही है, उसके फिर से। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनके खिलाफ सोचे समझे प्लान के तहत एक कार्रवाई की जाए और इनको तकरीबन जड़ से ख़त्म किया जाए कि ये चीज़ दोबारा नहीं उठनी चाहिए। ऐसे ही खात्मा होगा इनका। बिल्कुल, बिकॉज देखें आप, हर एक आदमी परेशान बैठा हुआ है, जो कोई दफ्तर नहीं जा पा रहा है, कोई स्कूल नहीं जा पा रहा है। पंजाब को जो हालत की हुई उन्होंने, ये तो ये क्या चीज़ की जा रही है। अभी 1.5 साल, पौने 2 साल रह गए इलेक्शन के, ये दोबारा अपने आप को, क्योंकि इनका बड़ा वोट बैंक है हमारे प्रोग्राम में, हमारे आवाम जो है गाँव की, वो पढ़ी लिखी नहीं है। उनके जहनों में इस्लाम जो है या जज्बात ऐसे हैं कि वो इमीडिएटली इनके साथ आते हैं। तो अभी भी जो इलेक्शन हुए थे उसमें इनका वोट बैंक काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये चाह रहे हैं किसी तरीके से हमारा वो चीज़ रिवाइव हो और इस इलेक्शन में ये ताज़ा चीज़ें वापस जाए और उन्हें वोट मिले। हालांकि इनको कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। इनके खिलाफ और जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ बिल्कुल सख्ती से निपटना चाहिए ताकि दोबारा ये फितना ना उठाए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होता है। कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा
मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी है कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करेंगे नस्ला टावर पर। नस्ला टावर जिसको आपको पता है कि मामला बड़ा गंभीर उसका मामला चल रहा है। अब तो हाई कोर्ट ने भी जो है वो कह दिया है, नोटिफिकेशन निकाल दिया कि अब आप उसको 27 अक्टूबर के बाद एक हफ्ते के अंदर मस्मार कर दें और आपने वहाँ पर ऐसा धमाका करना है जो कि आसपास की चीज़ों को नुकसान ना पहुँचा सके। जी आप क्या कहते हैं अदीब साहब इस बारे में? देखिए ये भी एक शाखसाना एक जो मैंने कहा टाइम बॉम्ब छोड़ के गए। अब ये काम इलीगल जो हुआ है ये इसमें गवर्नमेंट वाला वैसे उनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया। जो आवाम जिन्होंने पैसे दिए जिनके घर हैं उनका तो उसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन पुरानी आपके पास से चले आ रहे हैं। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया तो उसकी अमल दरामद तो करना पड़ेगा। और जब मजे की चीज़ ये ऐसे केसेस पे बड़ी जल्दी आ गया उनका फैसला। जो मेगा करप्शन केसेस हैं उस पर वो तारीखें पढ़ रही हैं। हाँ। तो ये चीज़ें जो है समझ नहीं आती। एक आम शहरी की हैसियत से, एक सिंसियर पाकिस्तानी की हैसियत से, एक वेटरन इंसान जिसने पाकिस्तान बनने से 5 हफ्ते पहले जो पैदा हुआ था, पाकिस्तान बनते देखा पूरा सारा, अब ये चीज़ें जब सामने आ रही तो बड़ी अचंभे वाली बात होती है कि भाई ये क्या हो गया, इसमें क्या होगा। अब आप जब इसको गिराएंगे तो नेचुरली अगेन इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? अवाम भुगतेगी। तो अवाम अगेन वहाँ की गैस भी बंद कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी आए हैं कि जो इसको गिराने के पैसे होंगे वो भी उसका मालिक देगा। मालिक तो पहले ही फरार है वहाँ से। आप क्या समझते हैं वहाँ के लोग शदीद परेशान हैं? कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई अब सुनते ही मर रहा है कि जी अब हमारे घर हम बेघर हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं इस बारे में? क्या आवाम इतनी महंगाई के बाद ये जो चीज़ें नस्ला टावर अभी चल रहा है, इसका जो चल रहा है, किस तरीके से हल होगी आवाम की मुश्किल? आवाम के लिए कोई ना कोई रिलीफ का प्रोवाइड करना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये भी आना चाहिए था कि इनको जिनको ये गुमराह करके और जिनसे पैसे लेके बनाए गए उनको हुकूमत रिलीफ प्रोवाइड करे और रिलीफ प्रोवाइड करने का रास्ता देते हैं। जैसे कि अभी लोग बात कर रहे हैं इनकी इस TLP में जो गाड़ियाँ जलाई हैं, जो पर्सनल, तो उसमें यही है कि जो इनके जो लीडर्स हैं उनको पकड़ा जाए, उनके तमाम असासे लेके और बेच के इन आदमियों का इजाला किया जाए, सो दैट ये इनको नुकसान ना हो। उसी तरीके से ये जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, भागे हुए हैं, जो भी उनके अमलाक को आप वो करें, जब्त करें, वो बेचे और इनको इनके पैसे दें और ताकि इनको उस चीज़ की जो है वो रिलीफ मिल सके। दैट इज़ द ओनली वे। ये एक तरीका है ताकि वो अपने घर से बेघर भी ना हो। खैर अभी देखते हैं क्या आगे निकल कर आता है। नस्ला टावर ने तो टूटना ही है। अब हम बात करते हैं इमरान खान की कारकर्दगी पर। आप क्या समझते हैं इमरान खान की 2.5 या 3 साल की कारकर्दगी अब तक कैसी रही और आगे किसको देखते हैं आप? देखिए इसके दो एस्पेक्ट है, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल। नेशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स मल्टीफेरियस हमने इसका तस्करा भी किया ये 3 साल में जो आपने देखे, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह थी कि इस चीज़ का एहसास और इस चीज़ को रिलीफ प्रोवाइड करना, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कर ली हैं, बहुत सारी नहीं कर पाए। जो कई की थी, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कीजिए, जो लंगर की जो बात की, वो एक PMLN के कोई लीडर थे, उसका साहब हमें उनको लंगर नहीं चाहिए, उन्हें जॉब चाहिए। भाई आपने कितनी जॉब्स दी थी? आपने तो नहीं निकाली थी अपने दौर में। गुजरात वालों को लंगर नहीं चाहिए, उनको स्कूल और कॉलेजेस चाहिए। वो गुजरात में आपने अपने इतने साल कितने स्कूल और कितने कॉलेजेस बना दिए। तो इसलिए वी शुड नॉट बी कैरिड अवे बाय ये इस तरह के स्लोगन्स। हकीकत पर मबनी अगर आप तज्जिया करें तो जो भी रिलीफ पॉसिबल था वो दिया गया और वो
ये चाहे वो कोरोना का हो, कोरोना में देखिए बहुत अच्छा पाकिस्तान का नाम था, पाकिस्तान के नाम आया कि हाँ जी इस तरीके से हैंडल किया कि इकोनॉमी भी आपने बचाई और लोगों को आपने रिलीफ भी प्रोवाइड किया। और पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान की तारीख में जहाँ पर पैसे डायरेक्टली सरकार की जेब से निकल के आवाम के पास गए, पहुँचे, कोई बीच में नहीं आया। तो ये तमाम चीज़ें तो कारकर्दगी में शामिल है ना। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इंटरनली काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो संभाली गई हैं, लेकिन स्टिल मच रूम टू बी डिज़ायर्ड, जैसे कहा जाए, आप उसमें काफ़ी गुंजाइश बाकी है और उसकी वजूहात भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नीयत सही है और एफर्ट यही है कि इसी तरीके से हम इसको बेहतर कर सकें। सवाल आपका ये था कि ऑल्टरनेट क्या है? ज़ीरो। आप मुझे बता दें, किसी भी पूरा स्पेक्ट्रम आपके सामने मौजूद है, एक बंदे का नाम ले लें जो आप समझते हैं कि ये उसका रिलीफ हो सकता है। आई एम सॉरी, कोई नहीं है। आपको लगता है इनको वापस अगेन मौका मिलेगा? मैं समझता हूँ कि मौका मिलेगा। हाँ। आवाम जो है वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है, जाहिल ज़रूर है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। ये इन चीज़ों को समझती है, इन चीज़ों को जानती है और इनके इन नारों से, खोखले नारों से आई डोंट थिंक वो कैरी होगा, इनको मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये, जो नया वोटिंग सिस्टम आ गया है और उसको इस्तेमाल करेंगे, तय कर लिया, और जो बैरूनी पाकिस्तानी मुकीम है उनका जो आएगा, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। एब्सोल्युटली इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बेहतर ही होगा। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एनालिस्ट अदीबुज़्ज़मान सफ़ी, जिन्होंने बड़े मज़े की बातें की और आपको बताया किस तरीके से पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है और इमरान खान उसको कैसे लेकर चल रहे हैं। हो सकता है आगे उनको मौका मिले और हम भी यही चाहेंगे कि इमरान खान को एक और मौका ज़रूर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप अभी देखें, जो पाकिस्तान के पिछले हुक्मरान हालात करके गए थे, उन्होंने बड़ा सुधारा है उसको। तो इसी के साथ अपनी होस्ट वजीहा अब्दुल कादिर को दीजिए इजाज़त और क्रॉस चेक भी देखते रहिए। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।